हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। आज हम रोज की तरह जो है सो रहे थे, फिर हमारी एकाएक आँख 3:55 पर खुल गई और मुझे ये एहसास हो गया कि अब नींद नहीं आएगी। फिर हम छत पर आ गए और 3 घंटे से एकदम सर और चकरा चकरा रहा था। फिर हमने कहा चलो अध्ययन करते हैं, किसी विषय पर बारीक अध्ययन करते हैं। तो आज हम आप जिस लिए जुड़े हुए हैं वो हम एक इस सदी के विषय में बात करेंगे, ऐसे कालखंड के विषय में बात करेंगे कि महज 3 लोग 30,000 लोगों पर भारी पड़ रहे थे और वो तीनों आपस में कोई प्रेम नहीं था, कोई भाव नहीं था। आपस में मिलना उन लोगों का असंभव था। ये वो कलाकार हैं जब 15वीं सदी में महज 3 कलाकारों ने पूरा पुनर्जागरण को एकदम उच्च शिखर पर लेकर पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। महज 3 कलाकारों ने उस समय के जो रोम था उसके रोम रोम को इस तरह से उन लोगों ने जो है कल्पित कर दिए, रंगों में पिरो दिए कि पूरा विश्व कला जगत में आज उसे बहुत सम्मान व गौरव के साथ देखता है। तो हम बात कर रहे हैं, पहले हम बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची। जन्म से तो आप जानते ही हैं कि वो जो है 1881 ईस्वी में विंची शहर में जन्म हुआ था। ये कॉमन चीज़ें हैं, हम आगे की चीज़ें बता रहे हैं। लियोनार्डो विंची वो बहुत तानों से, बहुत उलझनों से उनका जीवन गुजर रहा था, इसलिए क्योंकि उन पर आरोप था कि ये अवैध संतान है और इस अवैध संतान की करुणा को लेकर, दुख को लेकर वो अपने उस दुखीपन को, करुणापन को लेकर एकदम बिल्कुल अकेले रहते थे और वो सिर्फ अकेले रहकर एक गम में नहीं डूबे। वो अकेले रहकर किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक चीज़ के गम में नहीं डूबे, बल्कि वे कला के क्षेत्र में पूरा क्रांति ला दिए। लियोनार्डो दी विंची कहते हैं कि वो जब इन तानों बानों से जब वो ऊब गए थे तो उन्होंने अपनी हाथ में ब्रश पकड़ी थी और उन्होंने उस जो ब्रश है, तूलिका, उस तूलिका से ऐसी कलाकृतियों को उभारना शुरू किए कि वो बचपन खंड से ही कला के क्षेत्र में अपनी रुचि को विशिष्ट कर लिए थे और उसी रुचि के आधार पर बढ़ने लगे थे। वो हर एक बॉडी के शरीर, हमारी जो बॉडी है उस पर एक बहुत बारीकियों से अध्ययन करते थे। अगर वो नाक पर अध्ययन कर रहे हैं तो वो हजारों नाक की जो है रेखाएं बनाते थे, रेखा चित्र बनाते थे। हल्की नाक, युवा अवस्था की नाक, बाल्यावस्था की नाक, जब जर्जर व्यक्ति हो जाता है, बिल्कुल मृत्यु के कगार पर हो जाता है, तब उसके नाक किस प्रकार से बनते हैं। साथ ही साथ वो रेखाओं के प्रभाव को भी दिखाए हैं कि एक व्यक्ति जीवन में कितनी रेखाओं से गुजरता है। उसका जो जीवन है, जीवन का कालखंड है, उसके दुख सुख, उसका जो मनोभाव है वो किस भाव में है, ये सब उसकी एक तूलिका की रंग के द्वारा, एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करने में विशिष्ट थे। जो लियोनार्डो दा विंची थे, ये एक लेखक थे, एक वैज्ञानिक थे, ड्राफ्टमैन थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, बहुत सैनिक थे, वैज्ञानिक थे, यानी कि बहुत कुछ थे। और ये आज जो लोग सोच रहे हैं, ये आज से 500 साल जो है पहले सोचते थे कि जैसे ये 2025 चल रहा है तो
आज से 500 साल, यानी कि जब समय आएगा 2525 वर्ष आएगा, तब तुम लोग, आम इंसान जितना सोचेगा उतना वो आज सोचते थे। वो लाशों की चीड़ फाड़ करते थे, वो मुर्दा घर में जाते थे जहाँ शव को रखा जाता था, वहाँ पर जाते थे और मृतक शरीर लाते थे और उसकी एक एक नस को जो है, शरीर के ऊपरी चमड़े को काट कर जो है, एक एक नस को देखते थे कि कौन सी नस होकर कहाँ तक गई है, और अगर इस नस का संबंध इस सर से लेकर, सर के इस भाग से लेकर अंगूठे तक गई है तो वो कितनी जगह से गुजरी हुई है। इतनी बारीकियों के अध्ययन करने के साथ ही साथ वो, जब मृतक शरीर तो रहता ही था, उसके बाद वो हड्डियों को एक एक हड्डी को देखकर उसे धुल कर जो है, उसके अंदर, हड्डियों के अंदर जो है होल होता है, छिद्र होता है, उस पे वो जो है कभी तूलिका की, ब्रश की जो एक रोए होते हैं, कभी उसको डालकर, कभी पतली लकड़ी की सीक डालकर उस चीज़ें को चेक करते थे कि क्या इन दोनों हड्डियों के बीच, अगर हड्डी की गोलाई है तो क्या इसके बीच में कोई परत भी है। इन सब चीज़ों को देखते थे और फिर वो रेखा चित्र के माध्यम से उसको अपने कागज़ पर उकेरते थे। और देखिए, लियोनार्डो दा विंची ने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी है, ठीक है, उन्होंने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी है। लियोनार्डो दा विंची जी को जीवन में 2 बार जो है दिल का दौरा आता है। पहली बार में तो बच जाते हैं, लेकिन दूसरी बार की जो दिल का दौरा होता है वो उनके जीवन को पूरी तरह से जो है नष्ट कर देता है, यानी कि उसी दिल के दौरे के साथ उनके जीवन का अंत होता है। तो हम रोम में पहुंचे थे, तो देखिए ये बहुत सताए गए थे, विंची शहर से उभरे हुए थे, और जब ये पहुंचे 1913 ईस्वी में रोम पहुंचे, तो 1913 ईस्वी में ये तीनों कलाकार बहुत ही नामचीन कलाकार थे। लियोनार्डो दा विंची जो है वो प्रसिद्ध हो चुके थे तब तक, ऐसी बात नहीं थे, वो तब तक हो चुके थे। और वहाँ पर जो लियो 10 थे, यानी लियो 10वें थे, वो भी उनको बुलाए हुए थे। लेकिन अब बात ये होती है कि एक ही जगह, रोम तब इतना बड़ा नहीं था, इतना विकसित नहीं था, लेकिन वहाँ पर राफेल, लियोनार्डो विंची और माइकल एंजेलो तीनों रहते थे। और बहुत अच्छी बात जो है कि माइकल एंजेलो जो है इधर सिस्टाइन चैपल का चित्रण कर रहे थे और राफेल इधर स्कूल ऑफ एथेंस का। दोनों जो है एकदम पास पास था, लेकिन दोनों में कभी किसी विषय को लेकर कोई बात नहीं होता है, किसी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ तक कि जॉर्जियो वासारी जो उस समय कला समीक्षक थे, उन्होंने अपनी बुक में भी इस चीज़ का वर्णन नहीं किया है कि ये तीनों कलाकार कभी मिले थे। एक बार की घटना है, माइकल एंजेलो जब सिस्टाइन चैपल चित्रित कर रहे थे, पूर्ण नहीं हुआ था, चित्रित ही कर रहे थे, तो देखिए माइकल एंजेलो अपने आप को मूर्तिकार कहते थे, वो अपने आप को मूर्तिकार कहना पसंद करते थे। तो उनको जब चित्रकारी का मौका दिया गया कि तुम्हें सिस्टाइन चैपल का चित्रकारी करना है, तो वो इनकार नहीं कर सके राजा को, क्योंकि उनका इसमें कोई जो है मोड़ नहीं था, वो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। लेकिन बात ये थी कि राजा इन्हीं को चुने थे और ये समूह में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद करते। माइकल एंजेलो को जहाँ भी आप देखेंगे काम करते, बिल्कुल अकेले काम करते थे। 4 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद जब ये सिस्टाइन चैपल को चित्रित किए, उसी के दौरान मैं बता रहा हूँ ना कि इधर वाले बिल्डिंग में माइकल एंजेलो सिस्टाइन चैपल चित्रित कर रहे थे और इधर वाले बिल्डिंग में जो है राफेल स्कूल ऑफ एथेंस को रंग दे रहे थे, आकारों को सुसज्जित कर रहे थे। तो एक बार बिना परमिशन के, बिना पूछे राफेल जो है माइकल एंजेलो के सिस्टाइन चैपल देखने के लिए खिड़की से अंदर गए।
और जब इसकी जानकारी माइकल एंजेलो को हुई तो माइकल एंजेलो बहुत नाराज़ हुए। नाराज़ नहीं, वो आग बबूला हो गए। इतने आग बबूला हो गए कि वो उस समय अपनी तुलिका को फेंक दिए। और किसी कलाकार के लिए तुलिका फेंकने का मतलब बहुत 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 बड़ी बात होती है। और उस दिन वो कुछ भी कारण नहीं किए, सिर्फ उनका गुस्सा इतनी तीव्र था कि जॉर्जियो वासारी जी लिखते हैं कि माइकल एंजेलो का गुस्सा 7 दिन बाद जो है शांत हुआ। और सबसे ज़्यादा उनका गुस्सा तब एक बार तो हुआ था, उसके बाद जब राफेल ने अपने चित्रण में माइकल एंजेलो की तकनीक को रख दिए, तब और जो है वो आग बबूला हो गए। माइकल एंजेलो देखिए, वो तो मूर्तिकार थे, उन्हें सिक्सटाइन चैपल करने के लिए दिया गया चित्रकारी, तो वहाँ पर पहला नंबर तो उनका जो है चीज़ें हो गई, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने किया और बहुत ही अच्छा काम किया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं राफेल के बारे में। राफेल के पिता चित्रकार थे, ध्यान से सुनिएगा। राफेल के पिता चित्रकार थे और उस समय राफेल के पिता एक शाही महल में चित्रकार के तौर पर नियुक्त हुए थे। अच्छा, हमारे मन में कभी तो आता ही होगा कि लोग कलाकारी में सीखने में जो है बहुत समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन महज 27-28 वर्ष में ही राफेल ने किस तरह से वो प्रसिद्धि, वो नाम कमा ली कि जो आज पूरा पुनर्जागरण उनके नाम के बिना अधूरा लगता है। जब जब पुनर्जागरण के चरमोत्कर्ष की बात होती है, तब तब जो है लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो और राफेल का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। ये तीनों कभी इकट्ठे नहीं हुए थे, तो देखिए, लेकिन कलाओं में, राफेल के कलाओं में तीनों आपको जो है दिखेंगे। तो पहले आप बचपन से इनके जीवन के बारे में समझिए। इनके पिताजी चित्रकार थे और राज दरबार में चित्रकार थे, इसलिए इनका राज दरबार में आना जाना लगा था। उस समय के जो राजा थे, उनके पिता को जो संरक्षण दिए थे, उन्होंने कहा था तुम्हें बाहर नहीं रहना है, इसी राजमहल में तुम्हारे रहने, खाने, पीने, तुम्हारे बीवी बच्चे सभी को सारी सुविधा मिलेगी, तुम यहीं पर रहो। कुछ ज़्यादा वो प्रेम करते थे उस समय, राजा कला प्रेमी थे। फिर राफेल का जो बचपन बीता ना, वो पूरा बचपन चित्रकारी में बीता, यानी कि चित्रकारों को देखना, उनके काम को देखना, इन सब चीज़ों में बीता, यानी कि कला में ही वो उनका दिन और कला में ही उनका रात गुजरता था। आप बहुत सी कृतियों जब देखेंगे तो उनके बारे में जॉर्जियो वासारी जी बताए हुए हैं कि राफेल का बचपन में जब वो छोटे थे ना, आप महज 8 साल के, तब उनकी माता जी का जो है मृत्यु हो गया था। और उससे पहले ही जो उस समय के कलाकार थे, वो मॉडल के रूप में जो है राफेल को रखते थे कि बेटा यहाँ बैठो, तुम्हारा फ़ोटो बनाना है, ऐसे ऐसे तो लेते थे। तो इसलिए उनका जुड़ाव वहाँ से रंग के साथ बहुत पकड़, उनकी वैसे ही पकड़ हो गई थी जैसे मुग़ल काल में जहांगीर कोई वर्क देखता था तो तुरंत बता देता था इसमें कितने कलाकार किए हैं, क्योंकि उसके साथ भी वही हुआ था कि जब अकबर के काल में कलाकार आ चुके थे तो उनका भी बचपन पूरी तरह से कलाओं के बीच में बीता था। इसी तरह से राफेल का भी बीता था। और राफेल स्कूल ऑफ एथेंस के लिए आप जाने ही जाते हैं, ट्रांसफिग्रेशन बहुत उनकी रचना है। तो हम स्पेशल स्कूल ऑफ एथेंस की बात करेंगे। स्कूल ऑफ एथेंस में आप 3 जगह राफेल को देखोगे। जो राफेल जो है वो 3 जगह उस चित्र में खुद को बनाए हुई है, और एक जगह तो आप दाएं कॉर्नर पर देखेंगे चित्र को, मैं फ़ोटो पे एडिट करके दिखा दूंगा किसी अगले वीडियो में। राफेल के साथ राफेल वहाँ पर भूगोलविद्ता, वैज्ञानिक, इन लोगों के चारों तरफ से घिरे हुए हैं।
और उसके बाद जस्ट इनके बगल माइकल एंजेलो भी चित्रित हुए हैं। जबकि स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग बहुत लोग देखते होंगे, लेकिन अभी तक जान नहीं पाए होंगे कि हाँ कहाँ से है, क्या है, कौन कौन है। लेकिन उन्होंने माइकल एंजेलो को कहीं जगह नहीं दिया था, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि माइकल एंजेलो आग बबूला हो गए थे उन पर, राफेल पर, वैसे ही सभी कलाकार कभी इकट्ठे नहीं हुए थे। बहुत द्वंद्व सब में चल रहा था, बहुत विरोधाभास। और माइकल एंजेलो को ये शक था कि जो संरक्षण राजा दिए थे वो माइकल एंजेलो और माइकल एंजेलो और राफेल दोनों लोगों को दिए थे। तो माइकल एंजेलो को शक था कि कहीं राफेल चापलूसी के चक्कर में मेरी बुराई ना करे, और मेरा जो ये काम है, इतना बड़ा मुझे काम मिला है, ये वो खुद ना ले ले। तो इसलिए इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो तब उसके बाद लियोनार्ड राफेल ने जो चित्रित किया स्कूल ऑफ एथेंस में, उन्होंने कोई इतना नहीं जानता था, लेकिन वहाँ के राजा जानते थे कि ये जो लड़का है ये आगे बहुत काम करेगा। फिर स्कूल ऑफ एथेंस का वर्क राफेल को दिए, और राफेल ने उसको ऐसा आकार दिया कि जो कला जगत पूरे रोम में आज प्रसिद्ध है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि राफेल जी जो है, इन्होंने खुद 3 जगह जो है अपने पोर्ट्रेट को, अपने आप को स्कूल ऑफ एथेंस में रखे हैं, लियोनार्डो दा विंची को रखे हैं, लेकिन ये माइकल एंजेलो को नहीं रखे थे। हाँ बिल्कुल, ये माइकल एंजेलो को नहीं रखे थे। और चित्र में माइकल एंजेलो को आप ऐसे समझे जाएंगे, ऐसे देखकर। तो ऐसे कैसे समझेंगे, पहले जान लीजिए। आप स्कूल ऑफ एथेंस में जितने भी व्यक्ति को देखेंगे, वो या तो आपस में बात कर रहे हैं, या एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को आंख मार रहे हैं, एक दूसरे से आंख में चोली कर रहे हैं। ऐसी हरकतें करते हुए आपको मिल जाएंगे ना। क्योंकि देखिए, खास प्लेट में जो प्रभाविता पे है, वहाँ पर प्लेटो अरस्तु हैं, वो भी आपस में बात कर रहे हैं। राफेल लियोनार्डो विंची और जो भूगोलवेत्ता हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड में देखोगे तो सब आपस में जुड़े पड़े हुए हैं, ले लेकर कोई मुस्कुरा रहा है, कोई हाथ पकड़ा रहा है, और कोई जो है किसी का बदन पकड़ रहा है, कोई एक दूसरे को अलग ही लेवल का सबका चल रहा है। तो इन्होंने माइकल एंजेलो को कोई स्थान नहीं दिया था। फिर बाद में सोचे होंगे कि हम 3 लोग बहुत फेमस हैं आजकल, तो जब बना रहे हैं तो लाओ लियोनार्डो विंची को भी बनाए हैं, तो लाओ हम बना देते हैं माइकल एंजेलो को भी। तो जिस सीढ़ी से वो लोग उतर रहे हैं, प्लेटो अरस्तु, उस सीढ़ी पे आप एकदम आगे देखेंगे, एकदम हटकर भीड़ भाड़ से रास्ते में एक बॉक्स पर, एक ऐसे बॉक्स है, और ऐसे बॉक्स पर हाथ रखकर वो जो है ऐसे चित्रित हुए हैं। उनकी हाथ में एक पंखुड़ी है। और माइकल एंजेलो जो है, जब ये काम पाए थे सिस्टाइन चैपल का, तो ये बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि ये देखिए, अब बात यहाँ पर 2 चीज़ होती है कि माइकल एंजेलो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ और गरीबी में रहना पसंद करता हूँ, मैं कितना भी अमीर हो जाऊँ लेकिन मैं एक गरीब की तरह जीऊँगा। ये उनका स्टेटमेंट है, और ये पूछा गया प्रश्न है। और जब लोग पूछे कि आप ऐसा क्यों हैं, आप इतने नाम प्रसिद्ध हैं, राजा इतने पैसे आपको दे रहे हैं चित्रण करने के लिए, तो आप ऐसा क्यों, आप भी जियो एकदम आलीशान ज़िंदगी। तो उन्होंने कहा था कि ईसा मसीह गरीब थे, हम भी गरीब हैं और हम गरीब रहेंगे। वो अपने लेख में बताते हैं, बहुत उलझनों में थे, क्योंकि उनका सिस्टाइन चैपल चित्रित करने का बिल्कुल मोड़ नहीं था। वो बहुत उलझनों में थे, और उन्होंने ये साफ साफ लिखा कि जब हम करारना मार्बल मंगा रहे थे वहाँ की, जब हम चीज़ें काम कर रहे थे, तो मुझे पूरा पेमेंट नहीं किया गया, पूरा पैसे नहीं दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि नहीं दिया गया होगा? दिया गया था कि नहीं दिया गया था, ये उनके लेख में मिलता है कि, लेकिन वहीं बताया जाता है, कुछ शोधकर्ता लोग जो उन पर रिसर्च किए वो बताते हैं कि ऐसी बात नहीं थी। पैसे तो उनको बहुत मिले थे, लेकिन उनका मन ना होने के कारण उनके मन में नेगेटिविटी आ गई थी, तनाव आ गया था, इस कारण जो है वो ऐसे लिखे थे। और वो सिस्टाइन चैपल चित्रित करना कोई आम बात नहीं था।
ऐसे सर करके ऐसे एकदम चित्रण करना मामूली बात नहीं है। वो एक अपने एक देखिए वो अपना एक चित्र बनाए एक लेख में। वो पहले तो लेटर चलता था, तो जब लेटर में अपने घर वाले देखिए, लियोनार्डो दा विंची का तो वो अवैध संतान थे, कोई नहीं था उनका, ठीक है। लेकिन माइकल एंजेलो लिखते हैं अपने एक पत्र में कि उनके घर वालों की तरफ से उनसे ज़्यादा पैसे की मांग की जाती थी। उनके भाई, उनके पिता बहुत पैसे की मांग करते थे। तब वो उसी तनाव में, पैसे की कुछ तनाव में और कुछ जो है काम ना करने की तनाव में, वो लेटर में लिखते हैं कि मेरे गर्दन और हाथ पूरी तन जाते हैं जब मैं चित्रण करता हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माइकल एंजेलो जी ऐसा लिखते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ ना शुरू में ही कि ये 3 कलाकार पूरे 3000 कलाकार पर भारी पड़े थे, और इन्हीं की वजह से जो है आया था पुनर्जागरण, उच्च पुनर्जागरण। तो हम रात में चीज़ें जो है सोकर उठे, फिर हमने अध्ययन किया 2-3 घंटे, मनन किया, फिर ये चीज़ें उभर कर आई। तो इतना बहुत चीज़ अभी बताना है, लेकिन आप इतना जो है जाने रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।